राम नारायण सोनी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। चीजें हैं इस समय जो प्रासंगिक लग रही है, जो सामयिक लग रही है, वो ये है कि ओम द्यौ शांति। द्यौ का मतलब होता है द्युलोक। द्युलोक का मतलब होता है जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है, और जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है वो है हमारा संपूर्ण सौर मंडल, ये द्यौ है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति। अंतरिक्ष मतलब जो आकाश गंगा तक जाता है। पृथ्वी शांति, उसके बाद हमारी धरती की बात आई है। हम कितने बड़े स्पेक्ट्रम से नीचे उतर रहे हैं, ये हमारा वेद कहता है। हम नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, हम ऊपर से जहां से फॉर्मेशन हुआ है वहां से नीचे आ रहे हैं। तो अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपह शांति। आपह का मतलब होता है जल, जल की शांति। और उसके बाद औषधि और वनस्पति की शांति है। मैं केवल यहाँ वनस्पति तक अपना जो विषय है वनस्पति तक सीमित है। तो इस शांति का ये मतलब नहीं कि ये चुपचाप पड़ी रहें। इस शांति का जो मतलब है वो ये है कि ये कुपित ना हो, ना अंतरिक्ष में कुछ डिस्टरबेंस हो, न द्युलोक में कुछ हो, और न धरती पे कुछ हो, न पानी में कुछ हो। ये डिस्टरबेंस मतलब जो हम प्रदूषण पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये हम अब मुकाम पे आए हैं कि हम अब इस प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो हमने, हमारे ऋषि ने कहाँ से सोचा कि अंतरिक्ष से यहाँ तक सोचा है। अब मजे की बात देखिए आप, इस पॉल्यूशन की 2 मिनट में लेके फिर अपने विषय पे फिर आऊंगा कि वो पॉल्यूशन ये है कि हमने एक सैटेलाइट छोड़ा, क्योंकि अब ये आपको इंजीनियरिंग और साइंस यहाँ मेरी दिखाई देगी कि एक सैटेलाइट हमने यहाँ से उछाल के अंतरिक्ष में भेज दिया। उसने अपना पूरा पूरा काम किया। उसके बाद उसकी जो स्टेजेस हमने अंतरिक्ष में फेंक दी, उसको कलेक्ट नहीं किया। वो आज भी वहीं घूम रही है। सैटेलाइट का कायदा है कि एक बार कक्षा में स्थापित हो जाए फिर वो वहां घूमता रहता है, और उसके सारे फंक्शनलिटी समाप्त होने के बाद भी वो वहां घूमता रहता है। इस तरह बहुत बड़े मलबे पूरे अंतरिक्ष में हमने बिछा दिए हैं, तो हमने अंतरिक्ष को तो अशांत कर दिया। इसके बाद में अब आते हैं कि भाई ये आप जो है उसकी द्युलोक की, द्युलोक मतलब हमने अब ये कोशिश भी की है कि भाई चांद अभी सुनसान पड़ा है तो हम कुछ न कुछ वहां उगाएं, कुछ बस्ती बनाएं, कुछ वहां भी एक पॉल्यूशन करने की सोच रहे हैं। उसकी अपन सोच नहीं रहे हैं कि वो एक सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम पृथ्वी पे आते हैं कि पृथ्वी पे तो जो पॉल्यूशन हो रहा है, मेरे ख्याल से इसको तो जन जन मानता है। सब कुछ सबको पता है कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये हमने पॉल्यूशन यहाँ भी किया। आपह ने सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर हमने किया है तो हमारे पानी का पॉल्यूशन किया है। हम सोच भी कभी नहीं सकते थे कि हमको बोतल में पानी पीना पड़ सकता है। किसी मेले ठेले में किसी सिमस्त के जैसे किसी हम जाते थे तो हम देखते थे कि प्याऊ लगी हुई है। उस प्याऊ पे एक वृद्धा या एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ है, वो अपने गिलास से उसको पानी पिला रहा है। और वो पानी हम पीते थे, और इसलिए भी पीते थे कि वो स्वच्छ पानी था, शुद्ध पानी था। अब वो पानी शुद्ध बचा नहीं, तो ये पानी अब आ गया बोतलों में, ये बोतलों में आ गया। अब बोतलों में आने के बाद फिर हमको खरीदना पड़ रहा है। एक स्थिति ये आ सकती है पानी की, जिस तरह से हम पानी का उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी भी दिन ऐसी स्थिति में आएगा कि ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कई आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलता है कि तीसरा विश्व युद्ध पहले कहा गया था कि वो गधाओं से लड़ा जाएगा। अब लोग कहने लगे गधाओं से नहीं लड़ा जाएगा, पानी के लिए लड़ा जाएगा। आप कुछ आंकड़े में अपने अभी पावर पॉइंट आपको दिखाने वाला हूं, उसमें आपको पता चलेगा कि पानी, हमारे पीने के पानी की क्या व्यवस्था और क्या स्थिति बन चुकी है। तो वो उस पर हम आते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात इसकी बात करना चाहता हूं कि आदरणीय सुषमा जी ने जो ये शुरुआत की है, तो इस शुरुआत को मैं एक कीटनाशक बंधा हुआ नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि एक मूवमेंट है जो किसी भी तरह का पॉल्यूशन, प्रदूषण, आप अभी तक 9 जितनी मीटिंग्स हुई हैं इसमें आपको
लगा होगा कि सिर्फ हम कीटनाशक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतनी इससे जो अलाइड समस्याएं हैं, इससे जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे वो सोशल समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक तंत्र की समस्या हो, ये सारी समस्याएं इस माध्यम से हमारे प्लेंथ पे आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि और सब प्रबुद्ध जन इसमें अपनी अपनी राय भी बताते हैं और अपनी अपनी बातें भी कहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये कुछ चीजें अच्छी इसमें से उभर के आएगी। तो ये इसको मैं ये मानता हूं कि ये कार्यक्रम नहीं है, ये मूवमेंट है। इसके लिए इस मूवमेंट में, इसको मूवमेंट मानते हुए ही जो कुछ तैयारी की है, मैं इसको मूवमेंट समझ रहा हूँ। इसलिए कि ये पॉल्यूशन के अगेंस्ट है, ये उसके अगेंस्ट है कि जो हमारी लिविंग को इफेक्ट कर रहा है, हमारे जीवन में जितनी जो समस्याएं पॉल्यूशन से खड़ी हो रही है, वो उसकी बात करता है। इसलिए बेहतर ये है कि इसको मैं मूवमेंट कहूँ। और मूवमेंट का जहाँ तक सवाल है, किसी एक वाक्य से मूवमेंट चलते हैं। तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेहरू ने कहा कि भाई आराम हराम है। शास्त्री ने कहा कि भाई ये हम जय जवान जय किसान, या जिस भी मूवमेंट को, जैसे गोदान की आपने, भूदान की आपने बात कही थी विनोबा जी की, वो भी एक ही वाक्य से चालू होता। आपका यह वाक्य, इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें आप सतत जो काम करेंगे ये राष्ट्र के हित में होगा। तो कभी कभी ये सोचता है कि भाई हमारी इतनी छोटी ऑडियंस है, हमारी इतनी छोटी बात है, और हमारे पास ये सरकार के कानों में फूंकने के लिए, या जो जिम्मेदार लोग इसमें बैठे हैं उसके लिए, या संपूर्ण तंत्र है उसमें बैठे लोगों के लिए, ये हमारी बात कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। तो मेरा सोच थोड़ा जो फिलोसफिकल वे से इस बात को अगर मैं सोचूं तो ये है, दो छोटी छोटी कहानी मुझे याद आती है। एक कहानी है कि गिलहरी, रूपक है। गिलहरी जो होती है, बड़ा छोटा सा जानवर है और बहुत ही नाजुक जानवर है। आपको शायद आश्चर्य होगा ये सुनकर के कि जो बड़े बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जैसे अमेजन साइट या साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े जो हैं फॉरेस्ट, उनके अंदर गिलहरियां जो भी हैं वो क्या करती है कि फलों को तोड़ती है पेड़ों पे से, और वो कहीं छुपाती है। इसलिए कि वो ऑल सीजन तो वो फल रहते नहीं है, वो छिपाए हुए वो खोद करके बाद में उन फलों का वो ड्राई फ्रूट करके वो बाद में खाती रहती है। मजे की बात यह कि वो जो छिपाती है वो कई जगह भूल जाती है। वो उसके भूले हुई जगह में जो वो एक पेड़ खड़ा हो जाता है, उसको पता नहीं है, अब उसने तो गाड़ दिया था, वो भूल गई। तो हम वो गिलहरी की तरह छोटे से मूवमेंट लेके चल रहे हैं। ईश्वर करे ये हमारे कुछ गाड़े हुए कहीं से फल, कोई बीज अगर उग जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम अपना प्रयास करते हैं। दूसरी छोटी सी कहानी, दूसरी एक छोटी सी और कहानी याद आती है मुझे कि एक जंगल में आग लगी, और उस आग लगी हुई में अंदर जो जानवर थे निकल के भागने लगे। बाहर जंगल के जो लोग वनवासी थे वो भी भागने लगे, बाहर आके सब चिल्लाने लगे कि भाई आग बुझाओ, आग बुझाओ। अल्टीमेटली सब भाग गए। एक चिड़िया थी, उसने अपनी चोंच में कुछ पानी भरा और वो दावानल में ऊपर जहां आग लगी थी उसमें डाल रही थी। अब लोग उस पे हंसने लगे, तेरी चोंच में भरा हुआ पानी ये क्या जंगल की आग बुझा देगा। तो चिड़िया का जवाब था, जो जिसको आप एडमायर करेंगे, ये छोटी सी चिड़िया का जवाब ये था कि वो कहने लगी कि भाई मैं उसमें नाम नहीं लिखाना चाहता हूं कि मेरे घर में कोई डिस्टरबेंस हुआ और मैं चुप रहूं। मैं ऐसे लोगों में मेरा नाम लिखाना नहीं चाहती। बस इतनी सी बात है, मेरे करने से कुछ होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं जानती, पर मेरा प्रयास ये है कि मैं अपनी सोच में जितनी आती है उतनी बुझाऊं। इसलिए इस मूवमेंट के लिए मैं
अपनी सदिच्छा और सदाशिदा देना चाहता हूँ। एक कहानी और है, वो सबको पता है, भगवान राम जब पुल बना रहे थे लंका में जाने के लिए, वो भी एक गिलहरी थी, उसने उसने भी अपना कुछ योगदान किसी इसी तरह कुछ दिया है। तो मेरा कहना आगे यह है कि हम अपना इस मूवमेंट को जिस भी लेवल से उठाएं, जो भी हम कह सकते हैं, जो भी हमसे बनता है, राष्ट्र के नाम है, हम ये पेट्रियट होने का दम नहीं भरते हैं, पर हम जो कह सकते हैं, जो कर सकते हैं, यू आर द थिंक टैंक। यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, और अपनी अपनी बात से कहीं न कहीं ये बात, चूंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है और किसी किसी तरह ये वहाँ तक जाएगी भी सही, तो कहने का मतलब ये लड़ाई भी नहीं है। हम ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कीटनाशक बंद हो, हम लड़ाई ये कर रहे हैं कि जो भी कीटनाशक होगा तो वो उससे कीट भर का नुकसान हो, उससे वो या तो कीट किसी दूसरे पक्षी या और किसी के काम आ जाए, या फिर वो कीट किसी किसी प्राकृतिक साधन से उसका शमन हो जाए। हम उसका वो इसलिए ये हमारी लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसके ऐसे विकल्प तैयार हों, साइंस इसमें कुछ मदद करे। इसमें तीनों तंत्र, मेरा सोच ये है कि इसमें 3 तंत्र लग रहे हैं। जो भी कोई भी मूवमेंट होता है, जो भी एक कार्य होता है, उसमें 3 तंत्र होते हैं। पहला तंत्र होता है राजतंत्र, दूसरा तंत्र होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स इसके पीछे आगे चलता ही है, इसमें अब ये पेट भरने वाली खेती हम नहीं कर रहे हैं, हम संपन्नता की खेती करने में लगे हुए हैं। तो ये भी एक हमारी कमजोरी सी हो गई है। अब हम इसीलिए इसमें अर्थतंत्र भी सिनेरियो में आ चुका है। तो राजतंत्र के बगैर, वो राजतंत्र ने जैसे नियम कानून कायदे बना दिए उसके हिसाब से चल रहे हैं। उसने अगर अलाउ कर दिया कि ये पेस्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड, या ये आर्टिफिशियल मैन्योर, या ये जो जो भी आप उसको परमिट सरकार करेगी, उसको ही हम यूज कर सकते हैं। तो राजतंत्र इसमें आता ही है। फिर आता है आखिरी में जनतंत्र। जनतंत्र मतलब इसमें हम जो जिसको जिसको अपने दूसरे शब्दों में हम ये कहते रहते हैं कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज द जनतंत्र। और जनतंत्र तब तैयार होता है जब हमारे राष्ट्रगीत को अगर हम ध्यान से सुने तो पहली पहली लाइन यह है कि जन गण और मन। जन गण और मन मतलब सारे लोग जो इकट्ठे हो गए हैं, उनके मन में अगर ये संकल्प आ जाए कि भाई दूसरी की तरफ में बजाय क्रिटिसाइज करने के मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ, या जहां मैं मौजूद हूँ उस छोटी सी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपको एक बढ़िया वीडियो अभी दिखाने वाला हूँ, वो आप एडमायर करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यू विल नॉट बिलीव, मेरे ख्याल से आधे लोग आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। वो एक्चुअल वर्क पे आधारित बना हुआ वीडियो है। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन अपना शेयर करना चाहता हूँ, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। जल स्रोतों का निर्माण, प्रभाव और नदियों की बाढ़ पर नियंत्रण। विषय चूंकि बहुत बड़ा है, समय अपने हिसाब से, उसके हिसाब से हम थोड़ा शार्ट में इसको लेंगे। जल स्रोत, वाटर बॉडी क्या होता है, ये एक प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी में मैंने बनाया, कुछ गलतियां हो तो उसके लिए क्षमा करें। वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस कैसे बनता है कि आगम, स्रोत का आगम क्या है, मतलब कहाँ से पानी आ रहा है। भूमि की सतह में, जमीन में जो इकट्ठा पानी वो उसमें रिस रिस कर आकर इकट्ठा होता है, उसको झरण बोलते हैं। और भूजल में बहते हुए जल, ये जो सरफेस वाटर जो बहता हुआ है,
जाता है। तो अब ये इनका उपयोग आगे आएगा कि ये किस तरह इसको वातावरण में पानी की मौजूदगी किस तरह होती है कि वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण कैसे होगा? पेड़ों में जो पत्तियां हैं, पेड़ है, जो हरे पेड़ हैं, जो गीले पेड़ हैं, वो सूखते हैं, वो हवा में पानी छोड़ते हैं। इसके अलावा जो सरफेस पे वाटर है, जैसे नदी है, तालाब है, झीलें हैं, जो खुला पानी जहाँ रहता है उसमें वाष्पीकरण होता है, उससे इवोपरेशन होके वो हवा में मिल जाता है। इस हवा में मिले हुए पानी को हम ऐसा मानते हैं कि ये भी नुकसान हुआ। ये नुकसान नहीं, ये फायदा हुआ। इसको बोलते हैं, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। मैंने एनर्जी कंजर्वेशन पे बहुत काम किया है, तो ये ग्रीन हाउस गैस पर मेरा एक काफी चर्चित शोध रहा था। उसमें मैंने ये प्रूव किया था, करने की कोशिश की थी कि हमारे इस ग्रीन हाउस की आवश्यकता क्यों है और उस पे क्या हमको काम करना चाहिए। तो ये ग्रीन हाउस होता क्या है असल में, अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये पानी जो है इसके अंदर मौजूद है, वो उसके कंडेंसेशन से आपको अब तो हम इरिगेशन पे ज्यादा आ गए। मैंने बचपन में ही देखा है, जब हमें पढ़ने जाता था दूसरे गांव, तो देखते थे खेतों में चने और गेहूं बो दिए जाते थे। वो गेहूं और चने सूखी खेती में ही गेहूं और चने हो जाते थे। उसका रीजन ये था कि वहां केवल ओस से पकता था, ओस से ही उगता था और ओस से ही पकता था। तो वो ओस वो थी, वो ग्रीन हाउस की कंडेंसेशन की थी। तो इसमें इतनी इतनी गैस पहले ग्रीन हाउस मौजूद था हमारे, अच्छा कि वो हमारी फसल बना भी देता था, पका भी देता था। अब चूंकि एयर में परसेंटेज इसका बहुत कम हो गया है, तो आपको ड्यू भी बहुत कम मिलती है। ओस जो सुबह की आपको देखना होता है, वो सुबह देखने को मिलती नहीं है। अब ओरल अगर बात करें तो आदमी या कोई भी जीव है वो किस तरह इफेक्ट होता है, मैं वेद की कुछ बातें और साइंस की कुछ बातें लेके इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो ब्रह्मांड है और जो शरीर है, हमारा शरीर और हमारा ब्रह्मांड समानांतर रूप से एक जैसा इसका कंस्ट्रक्शन है। आपको आश्चर्य होगा कि आश्चर्य तो क्या, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि धरती पर 71% पानी है, आपके शरीर में भी 71% पानी है। डॉक्टर साहब इस पे सहमत होंगे। दूसरी बात है कि पीने योग्य पानी जो बचा है वो केवल जो टोटल वाटर रिसोर्सेज है, उस रिसोर्स में से हम जो विड्रा करते हैं वो पीने योग्य पानी केवल 3% होता है जो हमारे पीने के काम आता है, और इससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाते हैं। उसका रीजन आपको ये आगे दिखने को मिलेगा कि हमारा इरिगेशन में 80% वाटर कंज्यूम होता है। 80% ऑफ टोटल वाटर जो हम जो सोर्सेज से ड्रेन आउट करते हैं, जो भरा है उसकी नहीं बात हो रही है। जैसे एक डैम में है, डैम से हमने अगर 1 मिलियन क्यूसेक पानी निकाला है, तो 1 मिलियन में से 80% पानी वो केवल इरिगेशन में ही चला जाता है, बाकी चीजें, बाकी पानी वहीं भरा पड़ा रहता है। या वो पानी, मेजर पानी का उपयोग हम इरिगेशन में कर देते हैं। अब इससे आपको अंदाज लगता होगा कि ये इरिगेशन में यूज हुआ पानी जो है, ये तो अनाज उगा के और फसल पका के खत्म हो गया। वी आर कंज्यूमिंग ओनली। हमने उसको पुनर्भरण की बात नहीं की। जब हमने पुनर्भरण की बात की तो बहुत सारी चीजें छोड़ दी, वो आगे के स्लाइड्स में आपको दिखेगी। तो अधिकांश पानी हमारा जो है वो प्रदूषित पानी हो जाता है। जहां जहां नहरें हैं, मैंने ये भी देखा, मैं बाड़ी बरेली में रहा था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वहाँ नहरों को देखा था मैंने कि नहरें पानी में, नहरों का पानी लोग लेते हैं अपने खेतों में, और क्योंकि बहुत सस्ता और उसका कोई अलग से टैरिफ बहुत बड़ा नहीं होता है, तो लोग इतने इतने लापरवाह होते हैं कि वो पानी लिया उन्होंने,
छोड़ दिया अपने खेतों में और छोड़ के घर पे चले आए। यहाँ तक कि ये होता था कि जो नाले पुराने मौजूद है वो बह करके पानी फिर वापस में वहां पहुंच जाता है, वापस नदियों में पहुंच जाता है। तो उसमें ऐसा अंदाजा वहां का गांव का आदमी ही कहता था कि अंदाज ये है कि मोर देन 50% वाटर जो है वो वापस बिना यूज करे हुए वो बाहर निकाल के वो पानी फेंक दिया गया। तो ये कितना बड़ा हमारा रिसोर्स का दुरुपयोग हुआ। दूसरी बात दूसरी बात बड़ी विचित्र बात है, आपको ये मेरी आंखों देखी बात है, ये मतलब इसके लिए कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है, पर ये जो आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि जो पानी उसने खेतों में जो छोड़ा वो पानी बाहर तो निकला नहीं, उसकी उपयोगिता उसको टॉप सॉइल या ज्यादा ज्यादा 1 फीट के गहरे तक उस पानी को जाना था, वो नहीं, पानी भरा रहा खेतों में, पानी नीचे जाता चला गया। नीचे जाने से उसके अंदर से जो साल्ट है, मैं सॉइल के साल्ट वो घुल घुल के ऊपर आ रहे हैं। तो इस जो फर्टाइल लैंड है ऐसा लगता है कि थोड़े दिन बाद वो वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें साल्ट बहुत नीचे से घुल घुल के ऊपर आ जाते हैं। ये साल्ट थोड़े नीचे रहते हैं जब तक, क्योंकि वो रॉक्स में रहते हैं। रॉक्स पूरी नीचे जमीन ऊपर तक रॉक्स नहीं है, सिर्फ टॉप सॉइल जो रहती है वही, उसमें यही रॉक्स ज्यादातर रहती हैं, मतलब सॉइल होती है, और घुल के वो ऊपर आ जाते हैं। दूसरा ये कि हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो तो यही है जो ये बाकी किसी दूसरी मीटिंग्स में इसको कवर किया गया है, पर ये ऐसी चीज, ये बड़ी हजारडस है। मतलब उस पानी का उपयोग आपने किया नहीं, और जितना किया उसको और आपने नुकसान में कर लिया। फिलहाल ये है कि अभी की फसल हो गई, आगे आने वाले जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, ये जरा इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान से देखें तो चूंकि मैं गांव का हूं, मैंने देखा है कि गांव में ये होता था, अब वहां भी नहीं था। क्या था कि नहाना है तो अपने कपड़े लेके आदमी जाता था कुएं में, जहाँ पे सीढ़ीदार कुएं बहुत होते थे, वहां पे नहाया और बाहर निकल के अपने कपड़े सुखाए और घर आ गया, सूखे कपड़े लेके घर आ गया। इसका मतलब वहां से 1 लोटा पानी भी वो नहीं, 1 लीटर पानी भी नहीं लेके आया और वो नहा के चला गया। आज का औसतन आदमी जो घर में टॉयलेट में पानी यूज करता है 20 लीटर से 35 लीटर तक वो यूज करता है। तो ये हमने अपना यूज भी बढ़ा लिया है। ये आएगा पानी कहाँ से? अब ये जो पानी निकला है, ये पानी निश्चित रूप से नालियों में होता हुआ, नदियों में होता हुआ कहीं ना कहीं जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यही है। दूसरा, फव्वारे से नहाने वाला भी में ये जो ग्लैमरस लाइफ जीते हैं, 5 मिनट में फव्वारे से निकलने वाला पानी 100 लीटर होता है। यानी जो जो आदमी आज से 25-50 साल पहले कुएं में नहा के आता था और 1 लोटा पानी भी घर नहीं लाता था, आज वो 100 लीटर पानी, हो सकता है ये 2% लोग हों, पर ये 2% लोग जो है कम से कम अपनी रिक्वायरमेंट कितनी आगे बढ़ा लिए हैं, और उनका रिसोर्सेज भी बड़ा अजीब है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये वो पानी है जो फिल्टर करके दिया जाता है, पीने के लिए दिया जाता है, ये वही पानी है। मतलब जो नगर निगम ने लिया, पंचायत ने लिया, ड्रेन किया, लेने रिसोर्सेज से लिया, फिर उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद आपके घरों में पहुंचता है। उस मेहनत किए हुए पानी, खर्च किए हुए पानी, या उस पर अर्थ, जितना अर्थ व्यवस्था अपनी लगी हुई है, वो सब करने के बाद जो मिला है उसका वेस्टेज हुआ। वेस्टेज, अब इसको वेस्टेज कहें या यूटिलाइजेशन कहें या आपके अपने ये जो लोग कर रहे हैं उसकी अपने विवेक पे, पर हमारा काम है कि ये चीजें हाईलाइट कर देना है। आम शहरी आदमी जो है 20 से 25 लीटर, जो आम आदमी है वो भी, आप अगर देखते हैं कि भाई एक 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 5-6 किलो लीटर वाली जो टंकी है कितने दिन चलती है सबको पता है। मेरा मतलब ये है कि उसका उपयोग नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन जितना उपयोग कम से कम करें। और ये फ्लड से रिलेटेड चीजें इसलिए हो गई कि ये बह के निकल गया है, ये पानी हमारे पास रहा नहीं, हमने इसको स्टोर नहीं किया। तो ये अगर इसको रिसाइकिल में कहीं हम डाल लिए होते तो अलग बात थी। ये ट्रीटमेंट है कि ये वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है। हम फिल्ट्रेशन के लिए जो पानी यूज कर रहे हैं
उसको उसमें कितनी मेहनत लगती है, मैंने अभी जो बोला है वो ये था कि भाई हम पानी कितनी मेहनत से वो करते हैं। इसमें डिस्टिलेशन से होता है, आयन एक्सचेंज से होता है, कार्बन एब्जॉर्प्शन से होता है, फिल्ट्रेशन से होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ऑरो टाइप के वाटर जो होते हैं आजकल तो मेजर होने लग गए, बड़े बड़े मेलेट होलों में भी लगने लग गए वो। तो एक रिवर्स ऑस्मोसिस अल्ट्रा वायलेट रेज से भी ये होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब अगर ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कि पानी को अगर हवा में उछाल दिया जाए जहां धूप की रोशनी हो तो वो उससे उससे भी वो एक फिल्टर अपना काम करता है, पानी शुद्ध होता है। अब हम मेन मुद्दे पर जिसके लिए इतनी बात की है, ये इस पे मुद्दे पे आते हैं कि हमारे पास इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या सजेशन है, क्या हम सोचते हैं कि फ्लड जो है वो कम हो। फ्लड अगर कम हो तो हमें वापस जो हमने अभी तक बात की उस पर फिर जाना पड़ेगा। पानी गिरा, पानी गिरने के बाद पानी का अपना एक साइकिल है, नाइट्रोजन का अपना साइकिल है, वाटर का एक साइकिल है, इकोलॉजी में हर चीज का एक साइकिल है। जो साइकिल नहीं है वो जिसका साइकिल खत्म हुआ वो उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गए। वो साइकिल में उसको चलना जरूरी है। तो पानी का साइकिल है समुद्र से वाष्पित होना, इवोपरेशन जिसको हम कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, इवोपरेशन ना होगा तो बादल ना बनेंगे। तो इवोपरेशन हुआ, वहां से बादल बने, बादल चले, फिर वो कहीं जाकर ठंडे हुए, वो वहां से वर्षा वर्षा के रूप में आए। वर्षा होने के बाद में वो जमीन पे आया, जमीन से वो रिजर्वायर जहां बने, नेचुरल रिजर्वायर हो या आर्टिफिशियल हो, मैन मेड हो, कैसा भी हो, तो वो वहां आया। वहां आने के बाद में यूटिलाइजेशन हुआ, यूटिलाइजेशन होके फिर वो वापस नदियों का से होता हुआ समुद्र में वापस चला जाता है। दिस इज दी वाटर साइकिल। अब इस वाटर साइकिल में फ्लड कहाँ से आया? फ्लड अगर आया है तो वो जो पानी ऊपर से गिरा तब तक हमारा कोई बस नहीं है। समुद्र से चला, बादल बना और ठंडा होकर वर्षा के रूप में वो गिर गया। यहाँ तक ये दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस भी हम इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये हम कैसे इफेक्ट कर रहे हैं कि हमने ग्रीन हाउस की गैसेस अगर कम कर दी तो वो जो कंडेंसेशन हो रहा है, जो उस वाष्प से जो पानी बनना था वो पानी नहीं बना। रेगिस्तान में और वन प्रदेश में क्या बड़ा फर्क है? एक ही फर्क है कि वहां कंडेंसेशन करने के लिए आदमी वहां वो तैयार हैं, संसाधन है कि पेड़ हैं, वो उसका कंडेंसेशन उन पे हो जाएगा, या हरियाली है ये जिसपे वो कंडेंस हो सके या वर्षा के रूप में बदल सके, तो वो वहां हो गया। दूसरा, जहां पे नहीं बना ग्रीन हाउस, आपने इफेक्ट कर दी। अब मैं जो पहले बोला था वो यहाँ आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर वो कंडेंसेशन के सिस्टम हमारे पास नहीं है तो वो जो पानी धरती पे गिरा तो वो दो नुकसान करेगा। पानी गिरा और अगर रोकने वाला कोई नहीं है तो बह गया, क्योंकि पानी का फिजिकल नेचर ये है कि इट ट्राइज टू लेवल। ये हमने साइंस में पढ़ा है कि वाटर ट्राइज टू लेवल, उसका लेवल है, लास्ट लेवल है उसका समुद्र। वो जहां भी गिरेगा उसकी दौड़ समुद्र की ओर है। तो जहां भी गिरेगा, अगर वो तेजी से दौड़ता है तो फ्लड है, अगर वो धीरे से दौड़ता है तो वो फ्लड नहीं। फ्लड यानी फ्लड कंट्रोल अगर आपको करना है तो उसको तेजी से दौड़ने से बचाना है। तेजी से दौड़ने से बचाने का क्या तरीका है? फर्स्ट है मेंटेन स्पॉन्जिनेस ऑफ सॉइल। सॉइल का जो मिट्टी है, मिट्टी से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जो टॉप सॉइल है, आपकी मिट्टी को आपने टॉप सॉइल को ढक दिया पत्थरों से, सीमेंट से, पेवर से, या और किसी बिल्डिंग बनाया या कुछ जो कुछ किया हमने कंस्ट्रक्शन करके, जो भी बनाया है उससे आपने आप उसकी स्पॉन्जीनेस खत्म कर दी, तो उसकी सोखने की जो है ताकत खत्म कर दी। अब क्या करेगा? हो नहीं सकता, वो बह जाएगा। अगर हमने
वेजिटेशन खत्म कर दिया, पेड़ काट दिए, तो जो पेड़ों पे पानी गिरता था वो गिरता था तो वो संभाल के नीचे गिराता है। पेड़ों की ये पेड़ हमारे देवता हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जो आती है तो वो उसको उसके फोर्स को अपने ऊपर लेता है और धीरे धीरे टपका टपका के वो जमीन के अंदर सीपेज से अंदर चला जाता है। वो हमारे रिजर्वायर हो गए। तो ये हमने वेजिटेशन खत्म कर दिया। हमने हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर बंद कर दिया। हमारी छतों पे, जहां मेरा आज मकान है, निश्चित रूप से वो किसी दिन खुला था, वहां जो पानी गिरा था वो जमीन के अंदर जा रहा था। ये इंडिविजुअल पे करने की बातें हैं। जो मैं अपने घर में कर सकता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसको अगर हार्वेस्ट आपने कर लिया, अपने बोरिंग वेल में डाल लिया, या आपके पास ऐसा कोई साधन जमीन के अंदर आपने एक मंजिल नीचे छोड़ दी। मैंने यहाँ देखा है, एक विजय वर्गीय विनोद है जो इस पे आपकी इस रोड पे है, बंगाली चौराहे से थोड़ा सा आगे। उसने इतना हार्वेस्टिंग किया कि अभी भी आप देख सकते हैं कि मेन रोड पे कम से कम 12 घंटे लोग उसके घर के सामने नलों से पानी भरते हैं। वो पानी बोरिंग का पानी नहीं है। उसने बोरिंग मतलब शुद्ध बोरिंग का नहीं है। वो पहले बोरिंग को खूब रिचार्ज करता है, पूरा कम से कम 20 बाई 20 का उसने अंदर एक रूम बनाया और उसमें वाटर संप किया, और संप होने के बाद जो उसका लेवल था, वो लेवल इतना बढ़िया हो गया है कि आसपास के बोरिंग उसके चालू हो गए, और वो भी खुद अपना वाटर एक्सट्रैक्शन करके बांटता है लोगों को। तो इस तरह से हमने, अगर हार्वेस्टिंग वाटर हमारे घर में भी हम करने लग जाएं तो वो फ्लड रोकेगा। और वाटर का यूटिलाइजेशन, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड में जाता है वो दो चीजें बनाता है, एक वाटर लेवल और एक वाटर टेबल। मजे की बात यह है कि हमने वाटर टेबल का कभी नहीं सोचा, हम वाटर लेवल पे उलझे रहे। वाटर लेवल पे किस तरह से हमारा ध्यान वाटर लेवल पे, कि भाई 100 फीट खोदने पे पानी आएगा तो ये वाटर लेवल है। लेकिन उस लेवल को बढ़ाने के लिए हमने कोई कोशिश नहीं की, तो धीरे धीरे वो वाटर टेबल ही नीचे चला गया। आज अभी इस साल में 100 फीट पर है, अगले साल वो चला जाएगा 120 फीट पे। तो ये वाटर टेबल डाउन हो रहा है, इस वाटर टेबल को उठाना है, तो वो हार्वेस्टिंग आपका बहुत काम करता है। इस आपके वाटर टेबल उठाने से आप ही नहीं, आपके पड़ोसी का भी ये बोरवेल जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। ये भी एक अपने आप में एक फैक्ट है। फिर दूसरी बात, आप जितना वाटर आपको यूज करना चाहिए उतना एक्सट्रैक्शन करें, बाकी जमीन के भीतर रहने दें, क्योंकि आपने बाहर निकाला तो वो तो कहीं ना कहीं जा रहा है और फिर उसको हमने रिकूप किया नहीं है। दूसरा सिंपलर तरीका ये है कि अवॉइड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। आपने वो पॉल्यूशन किया तो ग्रीन हाउस की गैसेस को आपने नुकसान किया, कंडेंसेशन नहीं होगा। ये इनडायरेक्ट है, पर कितना है कि अब ये आपने एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन से बचें। यूज ऑफ स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन, ये मेरा देखा हुआ है कि मैं रायसेन जिले में ये जब नई नई स्प्रिंकलर सिस्टम आया था तो मैंने उसको देखा है कि व्यक्ति जो 5 बीघा में इरिगेशन कर रहा था वो 15 से 20 बीघा में इरिगेशन उसी पानी से करने लग गया। स्प्रिंकलर में टॉप सॉइल को गीला करता है, नीचे नहीं ले जाता है, तो अंदर जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था वो पूरा नीचे अंदर सेडिमेंट्री में पोजीशन में नहीं गया। वो पानी जो है वो ऊपर का ऊपर ही रहा। उसने ऊपर का पानी लिया, ऊपर ही यूज किया। तो अब जो 80% पानी यूज करने वाला था व्यक्ति, वो 80% मतलब जो इरिगेशन में यूज हो रहा है उस परसेंटेज को आप रिड्यूस कर ही सकते हैं, निश्चित रूप से वो कम करेगा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होना चाहिए, ये हमारा सजेशन है कि इसका एक्सटेंसिव यूज होना चाहिए। कहीं मैंने बीच बीच में ये भी सुना था कि गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करके इसको प्रमोट कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छा सरकार का कदम है। दूसरी बात ये कि जो इंस्टॉलेशन होना चाहिए माइक्रो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का, जो स्ट्रीम्स हैं उसमें उसको लिफ्ट करने के लिए या बिजली बनाने के लिए अलग से हमारा पानी खर्च नहीं होगा और डैम्स हमारे एज इट इज बने रहेंगे।
तो वो वहां पानी वहीं का वहीं रुक सकता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि माइनिंग शुड बी, जो एक माइनिंग एक्टिविटीज है, ये सरकार का ध्यान इस पे जाता तो है, पर शायद इस पे कभी बहुत बड़ा वर्क हुआ नहीं। हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे खुद ही इंदौर के पास में एक जो पहाड़ी थी, वो बहुत बड़ी पहाड़ी अब धीरे धीरे कट कट के ऐसी हो गई कि वो ऐसा लगता है अब ये गुम्बद बनने वाला है, मंदिर के जैसे गुम्बद होता है ऐसा वहां से इतना मुरम पत्थर वो सब निकाल लिया है। खैर अब ये चूंकि एक्टिविटी ऐसी है कि वो डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें चाहिए, तो वो हो अपनी जगह है, सरकार उसको जैसे भी देखना वो देखे। ये माइनिंग एक्टिविटी जहां चल रही है उस जगह वेजिटेशन कर देना चाहिए, जैसे जगह खाली हुई उस पर निश्चित रूप से जिसने भी उसमें एक्सकवेशन किया है उसी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पेड़ खड़े कर दें वहां पर, ताकि वो एक नया जंगल वहां तैयार कर सके। दूसरा, अगर वो अगर वहां पेड़ उगने लायक स्थिति नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, तो उसको इस फॉर्मेशन में ला जाना चाहिए कि वो एक तरह से वाटर रिजर्वायर बन जाए। जैसे गिट्टी खदानों में अक्सर आपने देखा होगा, मैंने देखा है, ये जब अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बाहर जाता था तो देखता था कि जहां गिट्टी खदाने हैं वहां वो एक तरह से एक वो बन गई है, ये खाली जगह बन गई है, और रॉक उसमें से निकाल निकाल के वो यूज कर लिए, पर वो फिर खुला छोड़ देते हैं। अगर उसको एक साइड से जहां से उसका आउटलेट है अगर उसको बंद कर दें तो वो अपने आप में एक पानी का रिजर्वायर होगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप इसको फ्लड को यानी आउटगोइंग पानी को रोक सकें। दूसरी बात, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे प्रैक्टिकल है, ये मैंने लोगों को करते हुए भी देखा है कि छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नदियां, लोगों ने जितनी कोशिश है अपने पंचायत के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे स्टॉप डैम्स बनाए। ये स्टॉप डैम बहुत फ्रूटफुल है। ये उनके वहीं का पानी वहीं रोक दिया, ना उसके ट्रांसपोर्ट का झगड़ा, ना कुछ बाहर कहीं लाने की झगड़े। तो ये जो फ्लड पानी, जो पानी बहने वाला पानी आया, तो वो हर स्टेज पे एक 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 करके ये आधा आधा किलोमीटर पे, एक एक किलोमीटर पे जो डैम्स बने हैं, वो वहां पानी रुकता चला जाएगा। तो वो रुकने से दो फायदे हैं कि आसपास के जितने भी वेल्स हैं वो रिचार्ज होंगे और फ्लड भी रुकेगा, इससे डबल फायदा है। डग वेल, आजकल क्या हो गया है कि पानी चूंकि वाटर लेवल नीचे चला गया है, तो ये जो डग वेल है ये वाटर बॉडी के रूप में काम कर सकते हैं। लोग इसको खाली छोड़ देते हैं। अगर आसपास वर्षा का गिरने वाला पानी अगर इन कुओं की तरफ मोड़ दिया जाए तो ये कुएं भरे रह सकते हैं। वो कुएं भी अभी खाली पड़े हैं, उसको कोई बंद करने वाला नहीं है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सम्प वेल बन सकता है। इसको सम्प वेल कहते हैं। तो ये बॉडी बॉडी जो है ना, ये वाटर बॉडी हमारी वहां भी तैयार हो सकती है। तो ये बड़े बड़े, अच्छा अब इसके बाद आता है एक्सकेवेटेड, जो इवेक्यूटेड लैंड है। जैसे मैंने पिछली भी मीटिंग्स में कहा था कि ये जो डैम्स बनते हैं, डैम्स जब उसका पानी यूज होने लगता है तो खाली होने लगते हैं। जब खाली होते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसकी टेल जो है वो उगाड़ी होने लगती है। उससे क्या होता है कि वहां पर वो जमीन जो है बहुत फर्टाइल हो जाती है, और उसमें पानी ना तो इरिगेशन की जरूरत है ना कुछ हो रहा है, और अब उसके बाद में वो उस पानी का उपयोग, उसमें पानी लगाने की जरूरत भी नहीं। उसे में अगर इरिगेशन के बगैर भी कोई फसल की जाए तो फसल पूरी तरह होती है, बहुत अच्छी होती है, ना उसमें खाद चाहिए ना उसमें पानी चाहिए। तो वो वहाँ उसका यूटिलाइजेशन भी होगा। फिर वो बाद में जो लैंड है, वही बड़ी बड़ी ये सोचने की बात है कि वो लैंड भी स्पंजी हो जाती है। जब खेती की जाती है तो वहां पर वो जो हल चलता है और जो खेती हो गई, तो वो उस स्पंजी हो जाती जमीन। तो उसमें जो भी पानी आएगा अब वापस टेल में पानी जो भरेगा वो स्पंजी होके वो पानी जमीन के अंदर संप होगा। ये बड़ा फायदा है। तो उसमें दो फायदे हो गए कि जो आपके अर्थतंत्र को फायदा करता है, और आपके जो है बाकी ये जो वाटर का रिसाइकल सिस्टम है उस रिसाइकल में भी काम करता है। इसके अलावा आप देखो, मैं दो चीज बड़ी अच्छी इंदौर में देखी है, मैं आपको बड़ा इस पे आप ये सभी ने देखी होगी कि हमारे पास में पिपलियाना एक तालाब है। इस तालाब में क्या हुआ कि
उसके पास में एक डेवलपमेंट किया 140 स्कीम है जो आईडीए ने डेवलप की। वो उस 140 स्कीम की लैंड, जो मेरे सामने की बात मैंने देखी हुई है, आंखों देखी है, हमारे यहाँ सेटल होने के बाद में ये सब हुआ है, वो एक्टिविटी पूरी देखी है मैंने। तो क्या क्या था कि वहाँ लेवल बहुत डाउन था कि अगर उस लेवल को ऊपर नहीं उठाया गया तो वहाँ पे कॉलोनी बनाई नहीं जा सकती। तो हुआ क्या कि जो भी मैनेजमेंट ने सोचा हो और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सोचा हो, ये उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने तालाब के अंदर से मिट्टी निकाली, पूरी तालाब से मिट्टी निकाल करके उस 140 स्कीम में डाली। तो इससे फायदा ये हुआ कि ये तालाब डीपनिंग मतलब ये गहरा हो गया, और वो जो जहाँ समस्या की बाहर बोल्डर से मिट्टी से लाके भरते, तो वो वहाँ एक्सकवेशन बंद हो गया, और यहाँ का ये एक्सकवेशन हुआ तो ये काम का फ्रूटफुल हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बड़ी फायदेमंद है। अब दूसरी इंदौर की एक्टिविटी बड़ी जोरदार ये है कि यहाँ एक पितृ पर्वत का निर्माण हुआ है। पितृ पर्वत ये जो हम देपालपुर के रास्ते में जाते हैं उस पे पड़ता है, और ये इसकी बड़ी स्पिरिट ये है कि इसमें जन भागीदारी खूब है। लोग वहां जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, उसके लुक आफ्टर करने के लिए भी बार बार जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की अगर सोसाइटी डेवलपमेंट हो, लोगों में ऐसी मानस तैयार हो जाए, तो बहुत बहुत ही बढ़िया, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये बात सरकार तक पहुंचनी भी चाहिए कि भाई ऐसे काम हो तो सोसाइटी का बहुत फायदा है। अब दूसरी बात हम जो देखते हैं कि नदियों में से बहुत ज्यादा खनन होने लग गया। इतना इतना उसमें से रिवर बेड में से पत्थर और वो दोनों निकालते हैं कि वो गहरी तो जरूर हो गई, लेकिन अब उसमें जो फ्रिक्शन था पानी को रोकने वाला वो खत्म हो चुका है। अब जो उसका रिवर बेड है वो ब्लेड प्लेन हो चुका है। उस बेड को देखें आप अगर ध्यान से, तो वो एक प्लेन हो गया, उसमें पानी आएगा और बह के निकल जाएगा। अदरवाइज क्या था कि वो जब ऊंचा नीचा था, जहां भी गड्ढे थे, जो भी स्थिति थी, वो उसको रोक के रखती थी। अब दूसरा एक इसका रेत का एक बड़ा गुण होता है कि वो पानी एब्जॉर्ब भी करती है। वो पानी एब्जॉर्प्शन भी बंद हो गया, आया पानी और चला गया। ये फ्लड का बड़ा एक कारण है। अगर तो उसमें अंधाधुंध जो एक्सकेवेशन हो रहा है रेत के लिए, उसको रोका जाना चाहिए। अब मैं फाइनली थोड़ा सा इसको समराइज करना चाहूंगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयास ये होना चाहिए कि छत का पानी घर में हो, खेत का पानी खेत में हो। सरकार की एक भूमि बंधक योजना पहले चली थी कि जिसमें जो मेड़ थी, मेड़ को उठाया 1-1 फीट 2-2 फीट जो भी कर सकते थे, मेड़बंदी जिसको बोलते हैं। तो वो खेत का पानी खेत में ही रुक जाए, वहीं संप हो, अपने अपने कुओं का या सब कुछ का। ये फ्लडिंग रोकने का भी साधन है और यूटिलाइजेशन भी उसका होगा। सामुदायिक भी काम कुछ हुए हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा कि गांव का पानी गांव में। ये इंदौर का पर्वत, ये पितृ पर्वत मैंने बताया अभी। मेजर वर्ग जो बड़े बड़े बांध हैं उनकी ऊंचाइयां कम होनी चाहिए। ये सरकार को अगर ध्यान दे तो अच्छी बात है। ये बात अलग है कि पानी का स्टोरेज बढ़ जाएगा, लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि जितने भी बांध बने हैं उनके पीछे की तरफ जमीन थी, उसमें उस जमीन में था जंगल। तो वो पानी तो मिला पर जंगल खत्म हो गए। उसके जहां जहां पानी भरा उतना जितना आप बड़ा बढ़ाएंगे वो पीछे उसकी टेल लंबी होगी, उतना 2 फीट आपने अगर बढ़ाया तो 10-20 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवरेज उसका और बढ़ जाता है। ये वेद में बहुत सारे ऐसे सूत्र बड़े भरे पड़े हैं कि भाई आपको पानी हमारा देवता हम क्यों मानते हैं। ये थोड़ा सा लाने की कोशिश की थी मैंने। अब मैं आता हूं उस बात पे कि ये झाबुआ जिसको हम ये समझते हैं कि मामा का गांव है, ये पिछड़े लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये असभ्य हैं,
ये सुसंस्कृत नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स हमारे को देखने को मिलते हैं, कुछ कान में कहते हैं, कुछ जोर से कहते हैं। ये हमको महसूस होता है क्योंकि मैं 4 साल उन आदिवासियों के बीच में मैंने काम किया है, झाबुआ रहा हूँ, मैंने इसको बहुत करीब से देखा है। अब वहाँ जो प्रयास हुए हैं वो आपको बड़ा ये, और वो प्रयास ऐसे हैं कि वो वर्ल्ड लेवल पे लोग वहाँ उसको देखने आ रहे हैं, विश्व स्तर पे। अब किस तरह देखेंगे आप खुद उसको, ये क्या, ये किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बड़ा इजी है, इजी, लेकिन कैसे होगा ये भी इसमें एक थोड़ा सा सर्वे इसमें बताया है कि माता वन उन्होंने लगाया। ये भील जाति का परंपरागत वो है गांव, मतलब एक परंपरागत एक कार्य है कि जिसमें वो ये समझते हैं कि जिसमें हर गांव के बाहर एक संरक्षित वन हो, और उस वन के अंदर जो पेड़ लगे हैं उसको अगर किसी ने काटा तो उसके खिलाफ उनकी सोसाइटी, वहां जो लोग मौजूद है गांव के, उसके खिलाफ एक्शन लेना चालू कर देते हैं। ये मैंने आंखों से देखा है। तो वो माता वन जो लगाया है, अब हमारे पेड़ लगाने में और माता वन के पेड़ लगाने में क्या बड़ा अंतर है आप समझ सकते हैं। हमने पेड़ लगाया, फोटो खिंचवाए और अपने घर आ गए। हाँ, अक्सर ये होता है। अब वो साल भर के बाद उनके डंठल भी नहीं मिलते हैं, पेड़ तो ठीक। और उस माता वन में वो कहता है, भील संस्कृति में अपना कहता है कि और मेरे गांव में मेरा माता वन है, इसमें किसी पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ उसके कहने भर से उसका अपना डिसिप्लिन तैयार है, वहां कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसको देख रेख भी वो कर रहे हैं। इस माता वन के रूप में झाबुआ जिले में सोच लीजिए आप 430,000, मतलब 4,30,000 पेड़ माता वन के लगाए जा चुके हैं। हम कहाँ हैं और ये आदिवासी कहाँ है, इनकी संस्कृति कहाँ है और सभ्यता कहाँ है, ये आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। भूजल स्तर इन्होंने कितना बढ़ाया होगा, अंदाज सकते। ये फ्लड रोकने का तरीका है कि नहीं है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। मेरे गांव में गिरा पानी मेरा है, मेरे गांव में जो भी है। अब आगे उसके फायदे क्या हैं ये भी आपको आगे दिखने को मिलेंगे। एक दूसरा बड़ा जोरदार उनके यहाँ सिस्टम है, उसको बोलते हैं हलमा। हलमा ऐसी चीज है, हलमा भील जाति की एक प्राचीन परंपरा है। ये आज नहीं बनी है, ये बहुत पुरातन है। मतलब जब से लोगों को पता चला है, ये तो अभी पता चला, पर ये इनकी पारंपरिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो उसमें वो दूसरों की भलाई के लिए, उसमें उनका नहीं, पूरे गांव की भलाई जिसमें होती है, उसके लिए वो खुद वो करते हैं, श्रमदान भी करते हैं। शिवगंगा ने जल संरक्षण के लिए अपनी क्षमता का दोहन किया है। शिवगंगा के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं। एक महेश शर्मा जी हैं, केंद्र सरकार ने उनको पद्मश्री दी है। और पद्मश्री कैसे दी है वो इस बात पे आपको कि इनके अचीवमेंट क्या है। उनने सन 1998 में गांव में जब वो गए, झाबुआ के गांवों में, उस समय में वहां वर्किंग में था, मैंने सुना था, मैंने गए देखा नहीं आमने सामने। तो वहां गए तो उन्होंने पूछा आपकी क्या तकलीफें हैं। उनने गांव वालों ने बताया कि हमारे पानी नहीं मिलता। वास्तव में झाबुआ इसी बात के लिए फेमस है कि वहां पानी नहीं, उस बाहर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि वो उन्होंने देखा कि पानी नहीं है, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट का नाम उन्होंने दे दिया शिव गंगा। और शिव गंगा मतलब आसमान से जो पानी गिरता है वो एक गंगा है, और उस पानी को झेलने के लिए जटाएं चाहिए शिव जी की। तो वो जटाएं उसको, अब जो आगे जो आएगा उसको जटा इसलिए उन्होंने बोला कि ऊपर से जो भी पानी आता है हम उसको ले लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारी गंगा तो वही है। ये हमारे गांव में हमारी गंगा आ गई। ये शिव गंगा का मूल मंत्र वहां से सिद्धांत चालू होता है। तो इसमें उन्होंने जो चालू किया सन 2009 में एक वर्गाकार संस्करण तैयार किया,
और 2018 में ये स्थिति बनी कि 30,000 समुच्च खाइयां निर्माण में, इसका वीडियो आपको आगे दिखा रहा हूं कि ये उन्होंने 30,000 समुच्च खाइयां खुद दी। वो जो खाइयां हैं उसको उन्होंने जटा कहा कि पानी जैसे ही गिरा इस जटा में समा जाएगा और वो धरती के नीचे आ जाएगा, धरती के अंदर संप हो जाएगा। तो ये बहते हुए पानी को जो बह के जा रहा था, जो बाढ़ बन जाता, ये उन्होंने वहां रोक लिया। पर इसका यूटिलाइजेशन क्या है ये आपको दिखेगा आगे। तो इसको देखने के लिए देश भर के कोने से 12,000 से अधिक लोग इसमें आके उन्होंने देखा कि ये है क्या। इसमें आईआईटी के प्रोफेशनल्स थे, आईआईएम के प्रोफेशनल्स थे, टीआईएसएस के और अन्य कई जो स्वयंसेवी एनजीओ की संस्थाएं हैं, ये उन्होंने इसमें ये किया। इसके कई कार्यक्रम मैंने यहाँ इंदौर में भी कुछ कार्यक्रम हुए थे, वो भी अटेंड किए थे, तो मुझे ये सब चीजें तक ये पता भी चली है। तो मैं इसको अब ये विलक्षण कार्य क्या क्या हुआ ये आपको वीडियो में दिखा देंगे। ये हाथी पावा एक जगह है जो झाबुआ के करीब है, और वो जब मैंने 1999 में इसको देखा था तो ये एकदम बंजर सूखा था। अब उन्होंने क्या किया है ये देखें आप इसमें। ये है हाथी पावा। ये जो आप खाइयां आप देख रहे हैं, इसको उन्होंने बोला कि ये शिव की जटाएं हैं। बादल उमड़ के आते, ये पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये वाटर बॉडी उन्होंने वहां ऊपर बना दी है। ये पानी खोद खोद के और वहीं की मिट्टी वहीं डाली है। मजे की बात यह है कि इसके लिए एक नया पैसा भी न तो सरकार का, न किसी समाज के किसी व्यक्ति का, किसी का कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आपका अर्थतंत्र टोटल इससे अलग है। सिर्फ ये कि जो हलमा संस्कृति का उनका पारंपरिक वो है, उससे उन्होंने क्या किया था कि भाई श्रमदान करें, लोग कुदाल लेकर अपने चल पड़े, और लोगों ने अब स्वयं ने ये खोद करके ये चीजें तैयार कर दी। आगे के वीडियो में कुछ और देखेगा आपको। ये हलमा है। हलमा एक महान भीली परंपरा जिसमें परमार्थ की प्रेरणा से एक मिनट समाज को समस्याओं से निकाला जाता है। हलमा एक जन आंदोलन प्यासी धरती माता के लिए। शिवगंगा के संस्थापक श्री महेश शर्मा और श्री हर्ष चौहान 1998 से झाबुआ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें यह ध्यान आया कि झाबुआ की सबसे बड़ी समस्या जल संकट है। जल संकट को दूर करने के लिए झाबुआ के वनवासियों ने एक नहीं लाखों है भगीरथ के भाव के साथ यह ठाना कि प्यासी धरती माता की प्यास बुझाने को हम गांव-गांव में जाकर शंकर जटा अर्थात जल संरचनाओं का निर्माण करेंगे। इस आंदोलन को जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, इसका अन्वेषण जारी रहा। 2008 में सामाजिक जन जागरण के लिए जल यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद वनवासियों ने महेश जी से पूछा, यात्रा निकालने से पानी कैसे बचा, धरती माता की प्यास कैसे बुझी। इससे झाबुआ से सीख निकलकर आई कि झाबुआ के वनवासी एक्टिविज्म को नहीं, एक्टिविटी को प्रधानता देते हैं। 2009 में हाथीपावा पहाड़ी पर श्रमदान हुआ, कंटूर ट्रेंचेस बनाए गए। 2010 में हाथीपावा पर श्रमदान की तैयारियों में एक कार्यकर्ता ने सुझाया कि समाज को कठिनाइयों से निकालने के लिए हमारी भीली परंपरा है हलमा, हमें भी धरती माता की प्यास बुझाने को शिव जी का हलमा बुलाना चाहिए। तब से हर साल लोग गांव-गांव में हलमा करें, इस प्रेरणा के साथ पहाड़ी पर हलमा का आयोजन होता है। 2018 के हलमा के लिए हाथीपावा पर लगभग 12,000 ग्रामवासी इकट्ठा हुए। उनके साथ आईआईटी और आईआईएम जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के छात्र, अलग अलग शहरों से आए पेशेवर और आसपास के शहरी इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 30,000 कंटूर ट्रेंचेज का निर्माण किया गया 2018 में, जिससे 1,80,00,000 लीटर जल का संरक्षण हुआ। 1,11,000 कंटूर ट्रेंचेज हलमा के माध्यम से हाथीपावा पहाड़ियों पर अब तक खोदी गई हैं। इसका सीधा असर पहाड़ियों की तलहटी में 5 गांवों में दिखाई देता है, जहां के जल स्तर बढ़ने से कृषि अच्छी होने लगी। झाबुआ शहर में भी जल स्तर काफी बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि हलमा की सफलता ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे अपने दम पे, अपनी परंपराओं के दम पे, बिना किसी बाहरी सहायता के, बिना किसी सरकारी सहायता के बदलाव ला सकते हैं। इस विश्वास के साथ लोगों ने गांव-गांव में संवर्धन के लिए हलमा करना शुरू कर दिया। अभी तक
कुल 65 बड़े तालाब बनाए हैं जिनकी क्षमता 400 करोड़ लीटर है। 1,11,000 कंटूर ट्रेंचेस बनाए गए। वो अन्य जल संरचनाएं जैसे कि हैंडपंप, रिचार्जिंग कुएं इत्यादि कुल 4500 हैं। हलमा की तरह माता वन परंपरा का पुनर्जागरण किया गया। माता वन वनवासियों के गांव में एक ऐसा वन क्षेत्र होता है जिससे वे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लकड़ियां नहीं लेते हैं। इस प्रकार 110 माता वन में कुल 51,000 पौधे लगाए गए। समझ सकते हैं आप कितना इस भरोसे काम के है। साथ जल बढ़ने के कारण जैविक खेती शुरू कर दी। ये दूसरा फायदा। जैविक खेती की 11 ट्रेनिंग हुई जिसमें कुल 350 किसान आए और 350 किसानों ने जैविक खेती शुरू कर दी। इस प्रकार के काम होने से पूरे झाबुआ के वनवासी जागरूक हुए और बड़ी संख्या में शिव। ये जो आपको गांधी जी की तरह बैठे हुए बीच में दिख रहे हैं, ये मिस्टर महेश शर्मा गंगा के सशक्तिकरण वर्ग और ट्रेनिंग वर्ग में आने लगे। अभी तक इस प्रकार 12,000 युवाओं को सशक्त किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छ गांव स्वस्थ परिवार के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें 900 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली है। जानवरों के ऊपर देखे अभी तक कुल 30 प्रशिक्षण वर्ग हुए जिसमें कुल 1200 किसानों ने भाग लिया। मात्र 10 सालों में हलमा के माध्यम से लोगों में जो विश्वास आया, जो आश्वस्ति आई, इसके वजह से इस व्यापक स्तर पर काम हुआ। अब पर्यावरण के लिए, हमारी धरती माता के लिए हमारे पास अवसर है। हमारे भविष्य के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए हमारे पास अवसर है इस महान जन आंदोलन का भाग बनने का, हलमा 2020 के भाग बनने का। हलमा 2020 धरती माता के लिए परमार्थ की एक परंपरा है। हलमा 2020 29 फरवरी और 1 मार्च को झाबुआ में आयोजित होगा। इस हलमे में 2000 से ज्यादा प्रशिक्षित कार्यकर्ता, 500 से ज्यादा वीडियो पुराना है इसलिए ये 2000 ये हो चुका है 29 फरवरी से 1 मार्च में किया जाएगा, जिससे 20,000 से ज्यादा ग्रामवासी हलमा के लिए आएंगे। 40,000 कंटूर ट्रेंचेस का निर्माण करेंगे। 70,000 परिवारों तक पहुंचने की कार्य प्रणाली क्या है? इसे हम हलमा महासंपर्क अभियान कहते हैं। यह शुरू हुआ 5-6 नवंबर 2019 को 45 कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के साथ। ये 45 कार्यकर्ता 300 परिवारों में गए, जिससे कि 254 कार्यकर्ता 15-16 नवंबर 2019 को प्रशिक्षण लेने आए। ये 254 कार्यकर्ता 4,000 परिवारों में गए। इन 4,000 परिवारों से 3500 से ज्यादा कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेने के लिए 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक धर्मपुरी गुरुकुल में आएंगे और ये 3500 कार्यकर्ता 70,000 परिवारों तक पहुंचेंगे। झाबुआ में हलमा की तैयारी जोरों पर है। धर्मपुरी गुरुकुल में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है। गांव स्तर पर बैठकें चल रही हैं। गांव में घर घर जाकर स्थापना किया जा रहा है, धर्म निमंत्रण दिया जा रहा है। इस महासंपर्क अभियान को देखने IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT BHU और SGS ITS इंदौर सहित 9 संस्थानों से 23 छात्र आए। मार्च में हलमा आयोजन संवर्धन के लिए लंबी प्रक्रिया की शुरुआत मात्र होती है। यहाँ से प्रेरणा लेकर लोग गांव-गांव में हलमा करते हैं। 2019 में हलमा के द्वारा गांव में 7 जल संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिसकी कुल क्षमता 72 करोड़ लीटर है। 11,000 पौधे लगाए गए व 13,000 पौधों को भीषण गर्मियों में पानी डाला गया। 2020 में भी हलमा के द्वारा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। हलमा आयोजन बस एक शुरुआत होती है। अब बात यह है कि हम किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। हम शहर के लोग किस प्रकार योगदान दे सकते हैं हलमा में और प्रकृति के संवर्धन के इस पर्व में। हम धन संग्रह कर सकते हैं। धन संग्रह चेक ड्राफ्ट के माध्यम से, शिवगंगा के वेबसाइट पे डोनेशन या डायरेक्ट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। साथ ही यह बात भी ध्यान रहे कि जो भी डोनेशन शिवगंगा को दिया जाता है उस पर ATG के अंतर्गत 50% की कर छूट मिलती है। धन संग्रह के साथ साथ वस्तु संग्रह भी किया जा सकता है। यह सोचने वाली बात है कि हमारा योगदान क्या हो सकता है। क्या इंदौर शहर झाबुआ के साथ आ सकता है पर्यावरण बचाने के लिए? जहां झाबुआ में 70,000 परिवार इस हलमा में भागीदार बनेंगे, क्या इंदौर से 5,000 परिवार बन सकते हैं भागीदार? आओ मिलकर जतन करें।